मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। आज एक बार फिर मन की बात के जरिए मुझे अपने खानदान के तमाम अफराद से मिलने का मौका मिला है। मन की बात में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ दिन पहले मुल्क को एक ऐसी हुसूलयाबी मिली है जो हम सभी के लिए बाइस तरगीब है। हिंदुस्तान की सलाहियत के तई एक नया एहसास पैदा करती है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत खास है। इस महीने 5 तारीख को मुल्क में यूनिकॉर्न की तादाद 100 के आदादोशुमार तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है कि एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यकीनी तौर से ये बात हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतने ही नहीं, इस साल के 3-4 महीने में ही 14 मजीद नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे हैं। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और दीगर कई मुल्कों से भी ज्यादा है। एनालिसिस का तो यह भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस तादाद में तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात यह भी है कि हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग हैं। ये ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जैसे कई शोबों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज हिंदुस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर्स सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। साथियों, मुल्क की इस कामयाबी के पीछे मुल्क की नौजवान कुव्वत, मुल्क की टैलेंट और हुकूमत सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हर किसी का ताउन है, लेकिन इसमें एक बात और अहम है, वह है स्टार्टअप वर्ल्ड में राइट मेंटरिंग यानी सही रहनुमाई। एक अच्छा मेंटर स्टार्टअप को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है। वो फाउंडर्स को राइट डिसीजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है। मुझे इस बात पर फख्र है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। श्रीधर वेम्बू जी को हाल ही में पद्म अवार्ड मिला है। वो खुद एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन अब उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर को ग्रूम करने का भी बीड़ा उठाया है। श्रीधर जी ने अपना काम देही इलाके से शुरू किया है। वो देही नौजवानों को गांव में ही रहकर इस शोबे में कुछ करने की तरगीब दे रहे हैं। हमारे यहाँ मदन पड्डा की जैसे लोग भी हैं जिन्होंने रूरल एंटरप्रेन्योर्स को फरोग देने के लिए 2014 में वन ब्रिज नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया था। आज वन ब्रिज जनूबी और मशरक़ी हिंदुस्तान के 75 से ज्यादा अजला में मौजूद है। इससे मुंसलिक 9,000 से ज्यादा रूरल एंटरप्रेन्योर्स देही सारिफिन को अपनी खिदमात मुहैया करा रहे हैं। मीरा शिनवाई जी भी ऐसी ही एक मिसाल है। वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल्ड यूथ के लिए मार्केट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग के शोबे में काबिल जिक्र काम कर रही हैं। मैंने यहां तो कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन आज हमारे दरमियान मेंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्टार्टअप के लिए मुल्क में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में हमें हिंदुस्तान के स्टार्टअप वर्ल्ड की पेशरफ्त की नई उड़ान देखने को मिलेगी। साथियों, कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव चीज मिली जिसमें मुल्क के शहरियों की क्रिएटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है। एक तोहफा है जिसे तमिलनाडु के थांजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस तोहफे में हिंदुस्तानियत की खुशबू बसी है और मादरी कुव्वत की दुआ। मुझ पर उनके प्यार की भी झलक है। ये एक स्पेशल थांजावुर डॉल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं थंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप का खास शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मकामी तहजीब में रचे बसे इस तोहफे को भेजा।
वैसे साथियों, ये थंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खूबसूरती से खवातीन के एम्पावरमेंट की नई दास्तान भी रकम कर रही है। थंजावुर में खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टोर के कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितनी ही गरीब कुनबों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की मदद से खवातीन अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को बराह रास्त फरोख्त कर पा रही हैं। इस पहल को थार गई गल कई विनय पुरत्तकल वीरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ये स्टोर थंजावुर में बहुत प्राइम लोकेशन पर खुले हैं। इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी खवातीन ही उठा रही हैं। ये खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप थंजावुर डॉल और ब्रोंज लैम्प जैसे जीआई प्रोडक्ट के अलावा खिलौने, मैट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। ऐसे स्टोर की वजह से जीआई प्रोडक्ट के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स के कारोबार में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इस मुहिम की वजह से न सिर्फ कारीगरों को बढ़ावा मिला है, बल्कि खवातीन की आमदनी बढ़ने से उनका एम्पावरमेंट भी हो रहा है। मेरी मन की बात के सामीन से भी एक अपील है। आप अपने इलाके में ये पता लगाएं कि कौन से खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप मालूमात जमा करें और ज्यादा से ज्यादा उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाएं। ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदनी बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही, आत्मनिर्भर भारत मुहिम को भी महमीज करेंगे, आत्मनिर्भर भारत मुहिम को भी महमीज देंगे। साथियों, हमारे मुल्क में कई सारी ज़बानें, रस्मुल ख़त और बोलियों का माला माल खजाना है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग पहनावा, खुर्दनोश और सकाफत, ये हमारी पहचान है। ये डाइवर्सिटी, ये तनव्वो एक कौम की शक्ल में हमें और मजबूत बनाती है और मुत्तहिद रखती है। इसी से मुताल्लिक एक इंतहाई बाइस तरगीब मिसाल है एक बेटी कल्पना की, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनकी कोशिश एक भारत श्रेष्ठ भारत के हकीकी जज्बे से लबरेज है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटक में अपनी 10वीं का इम्तिहान पास किया है, लेकिन उनकी कामयाबी की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ वक्त पहले तक कन्नड़ जबान ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ जबान सीखी, बल्कि 92 नंबर भी लाकर दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। उनके बारे में और भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान भी करेंगी और तरगीब भी देंगी। कल्पना बुनियादी तौर से उत्तराखंड के जोशी मठ की रहने वाली हैं। वो पहले टीबी से मुतासिर रही थीं और जब वो तीसरी जमात में थीं तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारा मूर्ति के राब्ते में आईं, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें तहरीक दी बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए मिसाल बन गई हैं। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए मुबारकबाद देता हूं। इसी तरह हमारे मुल्क में कई ऐसे लोग भी हैं जो मुल्क के लिसानी तनव्वो को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं मगरबी बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू जी। टूडू जी पुरुलिया के सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी में सिंथाली जबान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने सिंथाली समाज के लिए उनके अपने ओल चिकी रस्मुल खत में मुल्क के आइन की कापी तैयार की है। श्रीपति टोडू जी कहते हैं कि हमारा आइन हमारे मुल्क के हर शहरी को उनके हुकूक और फ़राइज़ का एहसास कराता है, इसलिए हर शहरी का इससे वाकिफ होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने सिंथाली समाज के लिए उनके अपने रस्मुल खत में आइन की कापी तैयार करके तोहफे की शक्ल में पेश की है। मैं श्रीपति जी की इस सोच और उनकी काविशों की सताइश करता हूँ। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की जिंदा मिसाल है। इस जज्बे को आगे बढ़ाने वाली ऐसी बहुत सी कोशिशों के बारे में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर भी जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको खुर्दनोश, फ़न, सकाफत, सियाहत समेत ऐसे कई मौज़ूआत पर एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी ले सकते हैं। इससे आपको अपने मुल्क के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप मुल्क के तनव्वो को महसूस भी करेंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, इस वक्त हमारे मुल्क में
उत्तराखंड के चार धाम की मुकद्दस यात्रा जारी है। चार धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की तादाद में अकीदतमंद वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी चार धाम यात्रा के खुशकुन तजर्बे शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अकीदतमंद केदारनाथ में कुछ यात्रियों के जरिए फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम मुकद्दस यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के दरमियान कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां अकीदत है वहां तख्लीकी सलाहियत और मुस्बत फिक्र भी है। कई अकीदतमंद ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ सफाई सुथराई की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपनी क़यामगाह के पास सफाई सुथराई कर रहा है तो कोई यात्रा के रास्ते से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत मुहिम की टीम के साथ मिलकर कई इदारे और रज़ाकार तंजीमें भी वहां काम कर रही हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा की अहमियत होती है, वैसे ही तीर्थ सेवा की भी अहमियत बयान की गई है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि तीर्थ सेवा के बगैर तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो सफाई और सेवा की साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले जनाब मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत तरगीब मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से माहौलियात की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो सफाई सुथराई की मुहिम चलाने के साथ ही मुकद्दस मकामात को प्लास्टिक से पाक करने में भी मसरूफ रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी सफाई सुथराई को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है। वो गुप्त काशी में बाकायदा तौर से सफाई प्रोग्राम चलाते हैं और मुझे पता चला है कि इस मुहिम का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी पिछले 3 साल से अपने गांव की खवातीन को कूड़ा बंदोबस्त यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही हैं। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से एक हरा भरा जंगल तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों की कोशिशों से देवभूमि और तीर्थों का वो उलूही एहसास बरकरार है जिसे महसूस करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस उलूहियत और रूहानियत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे मुल्क में चार धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होंगी। सावन महीने में तो शायद हर गांव में कोई ना कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाएं, इन तीर्थ मकामात का वकार बरकरार रहे। बेदारी, सफाई सुथराई, एक पाक माहौल, हमें इसे कभी नहीं भूलना है। इसे जरूर बनाए रखें और इसीलिए जरूरी है कि हम सफाई के अहद को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को आलमी यौम माहौलियात की शक्ल में मनाया जाता है। माहौलियात के तई हमें अपने आसपास मुस्बत मुहिम चलानी है और ये लगातार किए जाने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर सफाई और शजरकारी के लिए कुछ कोशिशें जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाएं और दूसरों को भी तरगीब दें। मेरे प्यारे हमवतनों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां बैनुल अक़वामी यौम योग मनाने वाले हैं। इस बार योग के दिन की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आप सभी से योग डे को बहुत ही पुरजोश अंदाज में मनाने की अपील करूंगा। कोरोना से मुतालिक एहतियात भी बरतें। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना के मामले में हालात पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में यौम योग के सिलसिले में काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना वबा ने हम सभी को यह एहसास भी कराया है कि हमारी जिंदगी में सेहत की कितनी ज्यादा अहमियत है और योग इसमें कितना बड़ा जरिया है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबींग को भी कितना फरोग मिलता है। दुनिया के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर आम लोगों तक सभी योग को अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती मकबूलियत को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार मुल्क व बैरून मुल्क में यौम योग पर होने वाली कुछ बेहद इनोवेटिव मिसालों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा
ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से हम योग के ज़रिए इसका इस्तकबाल करेंगे। अलग अलग मुल्कों में इंडियन मिशंस वहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक तुलुए आफ्ताब के वक्त प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क से प्रोग्राम शुरू होगा। मशरिक से मगरिब तक लगातार यात्रा चलती रहेगी, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इन प्रोग्रामों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद दीगरे जोड़ती जाएगी, यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। आप भी इसे जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे मुल्क में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए मुल्क के 75 मकामात पर भी आलमी यौम योग का इनकाद होगा। इस मौके पर कई तंजीमें और मुल्क के शहरी अपनी अपनी सतह पर अपने अपने इलाके की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा, इस बार यौम योग मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जो सबसे खास हो। ये जगह कोई कदीम मंदिर और सियाहती मरकज हो सकती है, या फिर किसी मशहूर नदी, झील या तालाब का किनारा भी हो सकता है। इससे योग के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बढ़ेगी और सियाहत को भी फरोग मिलेगा। इस वक्त यौम योग के सिलसिले में 100 डे काउंटडाउन भी जारी है, या यूं कहें कि निजी और इज्तिमाई कोशिशों से जुड़े प्रोग्राम 3 महीने पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दिल्ली में 100वें दिन और 75वें दिन के काउंटडाउन प्रोग्राम हुए हैं, वहीं आसाम के शिवसागर में 50वें और हैदराबाद में 25वें काउंटडाउन इवेंट मुनक्किद किए गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ अभी से यौम योग की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, हर किसी को यौम योग के प्रोग्राम से जुड़ने की गुजारिश कीजिए, तरगीब दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी यौम योग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, साथ ही योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपनाएंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई प्रोग्रामों के बीच मुझे कुछ शानदार शख्सियात से मिलने का मौका मिला। मैं मन की बात में आपसे उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। वो लोग हैं तो जापान के, लेकिन हिंदुस्तान के तई उनमें हैरत अंगेज लगाव और मोहब्बत है। उनमें से एक हैं हिरोशी कोइके जी, जो एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर हैं। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि उन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कंबोडिया में हुई थी और पिछले 9 साल से ये लगातार जारी है। हिरोशी कोइके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वो हर साल एशिया के किसी मुल्क का सफर करते हैं और वहां लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए से उन्होंने इंडिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया समेत 9 मुल्कों में प्रोडक्शन किए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी किया है। हिरोशी कोइके जी उन फनकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। इस वजह से उनके काम में रंगारंगी देखने को मिलती है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा रक्स, बाली रक्स, थाई रक्स के जरिए इसे मजीद पुरकशिश बना देते हैं। खास बात यह है कि इसमें हर परफॉर्मर अपनी ही मादरी ज़बान में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस तनव्वुर को पेश करती है और म्यूज़िक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को मजीद पुरकैफ बना देती है। उनका मकसद इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और कोएग्जिस्टेंस की क्या अहमियत है और अमन की सूरत हकीकत में कैसी होनी चाहिए। इनके अलावा मैं जापान में जिन दीगर 2 लोगों से मिला वो हैं आत्सुशी मात्सुजी और केंजी योशी। ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कंपनी से वाबस्ता हैं। इस कंपनी का ताल्लुक रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी। ये प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर योगो साकोजी से मुंसलिक था। तकरीबन 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायण के बारे में पता चला था। रामायण उनके दिल को छू गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जापानी ज़बान में रामायण के 10 वर्जन्स पढ़ डाले और वो उतने पर ही नहीं रुके, वो इसे एनिमेशन पर भी उतारना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफ़ी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए हिंदुस्तानी रसूम और रिवाज और रिवायत के बारे में गाइड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, बाल कैसे बनाते हैं,
बच्चे खानदान के अंदर एक दूसरे की इज्जत और एहतराम कैसे करते हैं, आशीर्वाद की रिवायत क्या होती है। सुबह सवेरे उठकर अपने घर के जो सीनियर हैं उनको प्रणाम करना, उनकी दुआएं लेना, ये सारी बातें अब 30 सालों के बाद ये एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जल्द ही मुकम्मल होने का इम्कान है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में बैठे लोग जो ना हमारी जबान जानते हैं, जो ना हमारी रिवायत के बारे में उतना जानते हैं, उनकी हमारी सकाफत के तय ये हवालगी, ये अकीदत, ये एहतराम इंतहाई काबिल तारीफ है। कौन हिंदुस्तानी इस पर फख्र नहीं करेगा। मेरे प्यारे हमवतनों, खुद से ऊपर उठकर समाज की खिदमत का उसूल, सेल्फ फॉर सोसाइटी का उसूल हमारी रिवायत का हिस्सा है। हमारे मुल्क में बेशुमार लोग इस उसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भोपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भोपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की तालीम के लिए अतिया कर दी है। उन्होंने तकरीबन 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसी खिदमत की एक और मिसाल यूपी में आगरा के कचौरा गांव की। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस दरमियान गांव के किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। यह उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांव वालों की भी खिदमत की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए था। कुछ वक्त बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह फौज से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी रकम इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने फराइज के इतनी संजीदगी हो, तो एक शख्स भी कैसे पूरे समाज का मुस्तकबिल बदल सकता है, ये कोशिश इसका बड़ा सबूत है। हम फर्ज के रास्ते पर चलते हुए ही समाज को एम्पावर कर सकते हैं, मुल्क को एम्पावर कर सकते हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में यही हमारा अज़्म होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए, और जिसका एक ही रास्ता है, फर्ज, फर्ज और फर्ज। मेरे प्यारे हमवतनों, आज मन की बात में हमने समाज से मुताल्लिक कई अहम मौज़ूआत पर बात की। आप सब अलग अलग मौज़ूआत से मुताल्लिक अहम मशवरे हमें भेजते हैं और इन्हीं की बुनियाद पर हमारी बात आगे बढ़ती है। मन की बात के अगले एडिशन के लिए आप अपने मशवरे भेजना मत भूलिएगा। इस वक्त आज़ादी के अमृत महोत्सव से मुताल्लिक जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिन प्रोग्रामों में आप शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए। नमो ऐप और MyGov पर मुझे आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से हम वतनों से मुताल्लिक ऐसे ही मौज़ूआत पर बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जानदारों का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप जानवरों और परिंदों के लिए खाना पानी देने का अपना इंसानी फरीज़ा भी निभाते रहें, ये ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।